तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही हो गई। हम एक बार फिर आ गए अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के, और जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम क्लास 10th का टॉपिक जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक मैंने शायद इसकी 2 या 3 क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी हैं। तो उन क्लासेस में मैंने जितना अभी तक थ्योरी आपको पढ़ा दी है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दी है क्लास 10th करके, सेशन का नाम भी डाल दिया है 2024 टू 2025। आप जाकर उस प्लेलिस्ट को ऑन कर लीजिए और उसमें 2 या 3 वीडियोस पढ़े हैं, वो वीडियोस देख लेंगे, उसके बाद में इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही है, अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो जो देखते हैं मेरे वीडियो में पता होगा कि मैं क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ जाता है और मैं उसके आंसर करा देता हूं, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो आपको मालूम ही पड़ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। अब सबसे पहली चीज है, पहले क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है। अब कोई भी रे ऑफ लाइट मान लीजिए अगर आके ऐसे फॉल होती है, तो जिस पॉइंट पर ये फॉल होती है वो होता है इंसिडेंट पॉइंट। अब ये जो लाइट रे है वो इंसिडेंट पॉइंट पे फॉल होगी, तो ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। अब जिस पॉइंट पर ये फॉल होती है उस पॉइंट पर हम मिरर सरफेस से 90 डिग्री पर एक वर्चुअल लाइन बना लेते हैं। यही जो लाइन होती है इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है, जो हमेशा सरफेस के साथ कैसा एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अगर ये जो इंसिडेंट रे है ये ऑब्लिक्यूली है, मतलब तिरछी आ रही है, अगर ये ऐसी ना आकर के नॉर्मल लाइन के अलोंग आ जाए, मतलब कि नॉर्मल लाइन के अलोंग आ जाए, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसका क्या होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पर क्या होगा, ये वापस चली जाएगी। बात समझ में आई, बस यही है इसका आंसर। तो आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर सरफेस देन इट गेट रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ, ठीक है। क्लियर होगी बात, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा, इस केस में और क्या है, इस केस में ये आपका नॉर्मल के साथ में जो है 0 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। तो इसका जो इंसिडेंट एंगल हो गया वो कैसा हो गया, 0 डिग्री हो गया। इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी 0 डिग्री है, क्योंकि एंगल जो होता है वो इंसिडेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये 0 डिग्री इंसिडेंट एंगल हो गया और 0 डिग्री रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद होगा तो मैं इसी में बता देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट है, वो इस तरीके से आई और इंसिडेंट पॉइंट जो है इस बार आपकी चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये आपका इंसिडेंट पॉइंट है, क्या है, इंसिडेंट पॉइंट। अब इंसिडेंट पॉइंट पे हमने एक 90 डिग्री की लाइन, मतलब 90 डिग्री बनाते हुए सरफेस के साथ एक लाइन बना ली, जो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप फिगर बनाएंगे तो वो प्लस पॉइंट होता है, आपको वहां पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अब ये जो इंसिडेंट रे थी, इसको मैं IR लिख देता हूं क्योंकि पूरा लिखने में बहुत समय जाता है। तो जो इंसिडेंट रे थी ये नॉर्मल लाइन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। तो अब ये रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसे करके जाएगी, जिस पाथ से आई है, मतलब जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। तो ये एंगल कितना होगा, ये I है, I इज इक्वल टू 30 और R हमें पता करना है। अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता हो सेकंड वाला, तो उसमें मालूम था कि अगर रिफ्लेक्शन होता है किसी भी सरफेस से तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है, जो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ बन रहा है, और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, RR लिख दे रहा हूं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल के साथ कितना होगा, तो मैंने बता ही दिया, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू R होता है। तो आपका जो R है वो भी यहां पर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है बात,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं। अभी धीरे धीरे क्या होगा, जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो अभी 0 लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर फर्स्ट लेवल के आएंगे, फिर सेकंड लेवल के आएंगे, फिर जो है HOT आते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर एट द 40 डिग्री टू द मिरर सरफेस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब देखिए, समझिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, दोनों में क्या डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई मिरर सरफेस है, एक दूसरा मिरर सरफेस मैंने ये ले लिया, ये भी मिरर सरफेस है। ठीक है, यहां से ऐसे कोई इंसिडेंट रे आई, यहां से भी कोई ऐसे इंसिडेंट रे आई। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के बाद में जिस मीडियम से आई उसी में वापस चली गई, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद में उसी में जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल लाइन है और ये आपकी नॉर्मल लाइन है। अच्छा देखो, कहीं कहीं पर क्या होगा, क्वेश्चन 2 तरीके से होगा। ये आपकी नॉर्मल लाइन है जिसको मैं डॉट डॉट से बना दे रहा हूं, ये भी आपकी नॉर्मल लाइन है। कहीं कहीं पर क्या होगा, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये गिवन होगा और आपसे आर पूछेगा, या फिर ये पूछेगा द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्ट, सॉरी द वैल्यू ऑफ एंगल विद द रिफ्लेक्टेड रे एंड द मिरर सरफेस। ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। यहां पर क्या है, कभी कभी आपको ये वाला एंगल दिया रहेगा। ठीक है, इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का एंगल दिया रहेगा। ठीक है, तो उस आपसे ये पूछ सकता है, एंगल आर की वैल्यू पूछ सकता है। समझो, यहां पर आई दे रखा है तो आर पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है। एक केस में ये वाला एंगल दे रखा है, आपसे आर पूछ सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको पता ही है। ये हमारी इंसिडेंट रे है जिसको हम आई आर लिख देते हैं, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है जिसको हम आर आर लिख देते हैं, और ये हमारी नॉर्मल है। ये हमारा मिरर है जिसका हम नाम रख देते हैं MOM'। ठीक है, ये ऐसे नाम आपको रखने हैं, जब भी आप एग्जाम में फिगर बनाएंगे तो ऐसे नाम रखेंगे। ठीक है, सेम चीज यहां पर है, मैं इसमें नहीं लिख रहा हूं क्योंकि समय बहुत बर्बाद होता है। अब जैसे आई मान लीजिए, इसी वाले क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि अ रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द मिरर सरफेस। यहां पर ये वाला एंगल उसने 40 डिग्री दे रखा है। ध्यान से समझिए, आई नहीं दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है। यहां पर आ जाइए, मान लीजिए, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, मान लीजिए ये हमको कितना दे रखा है, 40 डिग्री। यहां पर आई 40 डिग्री दे रखा है और यहां पर ये वाला एंगल 40 दे रखा है जो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच बन रहा है। मैंने बता दिया कि जो ये वाली नॉर्मल होती है, ये सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब अगर ये वाला एंगल 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला देखो, यहां से यहां तक 90 डिग्री, जिसमें से ये वाला 40, तो ये कितना बचा, 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा जी, 50 डिग्री। अब अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग I = R होता है। तो ये कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। अब ये 50, ये 50, ये 40, अच्छा पूरा कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 40 माइनस करोगे तो 140 बचेगा, 140 में से 50 माइनस करोगे तो 90 बचेगा, 90 में से 50 माइनस करोगे तो 40 बचेगा। तो ये कितना आ गया, 40। तो क्वेश्चन में वो कौन सा एंगल गिवन है, इंसिडेंट एंगल गिवन है या एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे और मिरर सरफेस गिवन है। अगर ये वाला गिवन होगा तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, 90 माइनस ये एंगल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये इक्वल होगा इसके, और इधर 40 जाएगा। अब अगर ये वाला गिवन है तब तो कुछ बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है भाई। ये कितना है, 40, तो आपका R कितना हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा। अब अगर R आपका 40 है और हमसे ये वाला एंगल पूछ ले तो देखिए ये कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। ये 40, ये पूरा 90, तो 90 में से 40 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा एंगल पूछा है ये आपको जो है पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, तभी करना। अब इसको करने का तरीका क्या है, करेंगे कैसे वो समझ लीजिए। जैसे हमें ये गिवन था कि इंसिडेंट रे और मिरर सरफेस के बीच में 40 का एंगल बन रहा है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड
मिरर सरफेस इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस 40 डिग्री। भाई ये पूरा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो 90 में से 40 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 50 डिग्री। सो रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल टू 50, यहां लिख दोगे ब्रैकेट में, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गई बात? तो इसको ऐसे कर देना है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए ये हमारा मिरर सरफेस है और ये हमारी नॉर्मल लाइन है, मान लीजिए जो रे ऑफ लाइट है वो इसी के अलोंग आ जाती है, नॉर्मल लाइन के अलोंग, तो ये नॉर्मल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है 0, तो एंगल आई कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और इसी पाथ पे क्या हो जाएगी वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा 0 डिग्री। इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं, प्लेन मिरर में किस टाइप की इमेज बनती है और सिनेमा स्क्रीन पर किस टाइप की इमेज बनती है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें हमेशा कैसी इमेज बनती है, प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है वर्चुअल, और जो आपका सिनेमा स्क्रीन होता है उसमें कैसी बनती है रियल। बताया मैंने कि वर्चुअल इमेज उसको क्यों बोलते हैं और रियल क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्चुअल इमेज इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि वो बिहाइंड बनती है, जो आपका मिरर होता है प्लेन मिरर उसके बिहाइंड जाके बनती है, तो उसके अगर बिहाइंड बनती है तो वो कैसी है वर्चुअल है। और स्क्रीन पे कहाँ बनती है, ऑन द स्क्रीन बनती है, तो जो ऑन द स्क्रीन बन रही है वो कैसी है रियल है। इसके और भी बहुत सारे हैं मतलब कि एक्सप्लेनेशन है। जैसे एक मैंने बताया था कि अगर आप प्लेन मिरर से कोई भी इमेज बनाओगे तो आपको बिहाइंड द मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर बनाने के लिए, क्योंकि मिरर पे एक साइड पेंट होता है तो पीछे तो रे जा नहीं सकती, तो हम क्या करते हैं रेस को वर्चुअली बढ़ा लेते हैं। वो जो वर्चुअली रेस जहां पे जाके कट करती हैं वहां पर जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है, जबकि स्क्रीन पे ठीक है ऐसा नहीं है। स्क्रीन पे क्या होता है, जो रियल रेज होती हैं, जो लाइट रेज रियल होती हैं, उन रियल रेज से बनती है इमेज, तो इसीलिए वो कैसी है रियल इमेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ द मिरर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब मैंने आपको प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज बताई थी, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन बताया था, तो मैंने वहां पर आपको बताया था, ठीक है। जो प्लेन मिरर होता है असल में प्लेन मिरर से जो इमेज हमें मिलती है वो सबसे पहले तो वर्चुअल होती है, दूसरा सेम साइज की होती है, और तीसरा बिहाइंड द मिरर होती है। ठीक है, इसमें वो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट काइंड ऑफ द मिरर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज किससे मिलेगी आपको, प्लेन मिरर से, तो इसका आंसर क्या है प्लेन मिरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमिनॉन इन विच द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज इन अ प्लेन मिरर। बहुत ही सिंपल है, अगर आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएं, अब जैसे आप ही मुझे देख रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए कि मैं आपको प्लेन मिरर में दिखाई दे रहा हूं। अब मैंने अपना ये हाथ उठाया, आपको ये लेफ्ट हैंड लग रहा होगा मेरा, असल में ये मेरा लेफ्ट हैंड नहीं है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। यही लिटरल इन्वर्जन है। तो लिटरल इन्वर्जन में क्या होता है, आपको अपनी राइट साइड इमेज में लेफ्ट साइड लगती है और अपनी लेफ्ट साइड इमेज को इमेज में देखेंगे तो वो राइट साइड लगती है, ठीक है। तो इस फिनोमिनन का नाम क्या होता है, लिटरल इन्वर्जन। क्या होता है,
लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, क्लियर होगी बात, कुछ ज्यादा इतना कुछ खास इसमें था नहीं। नेक्स्ट है, नेम द फिनोमिनॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग इफेक्ट। क्या इफेक्ट है? When we sit up front of the plane mirror and write with our right hand, it appears in the mirror that we are writing with the left hand। तो अभी बताया lateral inversion, इसका आंसर भी क्या है? lateral inversion है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है if an object is placed at the distance of 10 centimeter in the front of the plane mirror, how far would it be from its image? चलिए करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, असल में इस टाइप के दो क्वेश्चन होते हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूं। मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है और यहां पर भी एक प्लेन मिरर है। ठीक, यहां पर मान लीजिए कोई ये खड़ा हुआ है, कोई बच्चा यहां खड़ा हुआ है और सेम चीज यहां पर भी कोई खड़ा हुआ है। ये क्या है? असल में ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब जितना डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतने ही डिस्टेंस पे इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। उतने ही डिस्टेंस पे इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर इसका इमेज ये बन गया। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी x होगी। अगर मिरर से इमेज का डिस्टेंस x है, सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x है तो मिरर से इमेज का डिस्टेंस भी x होगा। सेम चीज यहां पर मैं कर देता हूं, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये भी x और यहां पर ये x। जब दोनों ही सेम हैं तो फिर मैं बताना क्या चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन में पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, पहला ये पूछ सकता है। दूसरा पूछेगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अब समझ में आ गया? इसमें मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है और इसमें इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पे रखा है तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, डबल हो जाता है। देखो भाई यहां से यहां गए x, फिर यहां से यहां गए 2x, तो यहां पर कितनी हो गई? 2x, लेकिन यहां पर कितनी हुई? इसकी x है तो इमेज और इमेज की मिरर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x। अब मान लीजिए इस x की जगह पे मैं कर दूं 4, तो ये भी 4 हो गया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 × 4 यानी कि 8। यहां पर मैं कर दूं 4 तो ये भी 4 हो जाएगा, लेकिन इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी रही? 4 ही रही। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये आपको पहले पढ़ लेना है। कभी कभी गलती से कर आते हैं, पूछता है ये और आंसर इसका दे आते हैं, कहीं कहीं पर पूछता है ये और आंसर इसका दे आते हैं। तो मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर रह गया। तो क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज। तो बहुत ही सिंपल है, यहां पर आपसे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा है। अब अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 10 है तो इमेज का भी 10 होगा, दोनों कितने हो गए? 20। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20। मैंने अभी एग्जांपल दिया था। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए आगे आ जाइए। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मेक्स अ पेंसिल कास्ट अ शैडो व्हेन इट इज हेल्ड इन द फ्रंट ऑफ द लाइट सोर्स। अब शैडो क्यों बनता है? किसी भी चीज का शैडो क्यों बनता है? जैसे मान लीजिए पीछे आपको दिख रहा होगा 3 शैडो बन रहे हैं, असल में 3 लाइट जल रही हैं, एक इधर जल रही है, एक इधर जल रही है और एक ये नीचे जल रही है। तो यहां पर आपको 3 शैडो, पता नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे 3 दिख रहे हैं। शैडो क्यों बनता है समझिए। सपोज करो मेरा ये हाथ है, ठीक है, अब यहां पर शैडो बन रहा है, वैसे तो पता नहीं उसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। मेरा ये हाथ है, अब लाइट अगर ऐसे आई, अब लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है,
तो अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो ये क्या होगा, ये इतना हिस्सा मेरा जो ये वाला हिस्सा है ये लाइट को रोक लेगा। अब जब लाइट को रोक लेगा तो पीछे लाइट जा नहीं पाएगी। अच्छा, साइड से लाइट निकल जाएगी, तो जो साइड से लाइट निकल रही है वो तो पीछे चली जा रही है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो मेरा ये प्लम है, इसको पाम बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, ये रोक ले रहा है लाइट को। तो इसकी वजह से पीछे एक ब्लैक एरिया बन जाता है, जिससे ये पता चल रहा है कि इतने हिस्से ने लाइट को रोका हुआ है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही इसलिए। अगर लाइट कर्व लाइन में चलती तो ऐसे करके लाइट आती, यहां से ऐसे करके निकल के चली जाती, तो शैडो बनती नहीं बनती, शैडो नहीं बनती। ठीक है, वही रीजन है कि जो असल में जो सनसेट जब होता है तो सनसेट तो हो चुका होता है, लेकिन फिर भी हमें सन दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वो लाइट जो होती है वो कर्व में जाती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल से क्या होती है, वो क्या होती है, डेविएट हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो। ऐसे ही जब सनराइज होता है तो सनराइज से पहले ही हमें सन दिखने लगता है। एक्चुअल में सनराइज हुआ नहीं होता, लेकिन सन दिखने लगता है। क्यों, क्योंकि लाइट रेज जो आ रही है सन से वो घूम के आ जाती है हमारी आंखों तक, इसीलिए हमें दिख जाता है। तो कास्टिंग शैडो क्यों हो रही है, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसलिए कास्ट ऑफ शैडो होता है। क्लियर है बात, आगे आ जाइए। आगे है द इमेज सीन इन द प्लेन मिरर कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, व्हाट नेम गिवन दिस टाइप ऑफ इमेज। बहुत ही सिंपल है कि जो इमेज प्लेन मिरर पे बन रहा है वो स्क्रीन पे नहीं बन सकता। तो आप स्क्रीन पे नहीं अगर बन रहा है, प्लेन मिरर में बन रहा है, तो उस इमेज को क्या नाम दोगे। तो आपको मालूम है वर्चुअल इमेज, मैंने अभी बता दिया कि प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है और स्क्रीन पे जो इमेज बनेगा वो रियल होता है। आगे आ जाइए। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में वो कह रहा है व्हेन अ लाइट इज रिफ्लेक्टेड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। मैंने बताया है ये कोई प्लेन मिरर है, लाइट ऐसे करके आई और जिस मीडियम से ऐसी उसी मीडियम में चली गई। यहां पर अगर आप नॉर्मल लाइन बनाओगे तो ये हो गया एंगल इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये इसी पे नहीं है, ये लाइट के उसके साउंड वेव के लिए भी होते हैं, जो साउंड वेव होती है उसके लिए भी सेम होता है। जब साउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसको साउंड में देखेंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर, इक्वल। नेक्स्ट आ जाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। चलिए ठीक है। अ स्टूडेंट says that we can see an object because light from our eyes is reflected back by the object। ध्यान से समझना, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, दो केस बताऊंगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पर कोई मिरर है। सेम चीज यहां पर है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पर कोई मिरर है। मिरर मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट ले लो। मान लो यहां पर ये कोई भी फ्रूट है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये फ्रूट हमें कब दिखाई देगा। अब इसमें दो केस बना रहा हूं। पहला केस ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट मैंने बताया था आपको। पहला केस ये है कि ये सन से कोई लाइट ऐसे करके आई और इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक गई। पहला केस ये है कि लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जा रही है। जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारी आंखों में आ रही है, पहला। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमारी आंखों से जो लाइट निकल रही है वो इससे रिफ्लेक्ट हो रही है, तब हमें दिखाई दे रहा है। कौन सा सही है भाई? वैसे तो जिनको पता है आंसर वो तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो समझ लो। जैसे मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, आप मुझे क्यों देख पा रहे हो? ये तीन लाइट जल रही हैं इसीलिए आप साफ साफ देख पा रहे हो। अगर एक लाइट भी जलेगी तब भी आप मुझे देख पाओगे। अगर मैं यहां पर सब लाइट बुझा के एक मोमबत्ती रख दूंगा तब भी आप मुझे हल्का हल्का देख पाओगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, पहले जो लाइट सोर्स है उससे जो लाइट रेज निकल रही हैं वो मेरी बॉडी पे पड़ रही हैं और मेरी बॉडी से रिफ्लेक्ट होके कहां जा रही हैं? कैमरे पे। आप कैमरा भूल जाओ, सोचो कि आप मेरे सामने बैठे हो, तो मेरी बॉडी से रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंखों तक जा रही है, तुम्हारी आंखों तक जा रही है, तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है
कि मेरी आंखों से लाइट रेज निकल के दीवार पे गिर रही तो मुझे दीवार दिखाई दे रही है, नहीं, पहले लाइट रेज यहां पर आ रही है और इस पे पड़ने के बाद में मेरी आंखों तक आई तो तब मुझे ये वॉल दिखाई दे रही। कोई भी चीज मुझे तभी दिखाई देगी, ठीक है। अगर ये लाइट सोर्स जल रहा है तो इससे निकलने वाली रेज मेरी आंखों में जा रही है, तब मुझे वो दिखाई दे रहा है, ना कि मेरी आंखों से कोई रेज निकल के उस तक जा रही है। क्वेश्चन में बोल रहा है A student says that we can see an object because light from our eyes reflected by object। नहीं, हमारी आंखों से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब हमारी आंखों से जो लाइट निकल रही है वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है। ये बात गलत है। नहीं, जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ रही है वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ये बात सही है, ये बात गलत है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बात बता रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, समझ आया? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वेयर इज द इमेज व्हेन यू लुक एट द समथिंग इन अ मिरर। तो अगर आप मिरर में खुद को देख रहे हो या मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो उसका इमेज आपको कहां दिखाई देता है? तो मैंने बता दिया बिहाइंड द मिरर दिखाई देगा, और नहीं तो आप चेक कर लो, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आपको अपना इमेज मिरर के पीछे दिखाई देगा। इन द सेंस आप ये भी बोल सकते हो कि हमें मिरर के अंदर दिख रहा है, वो असल में अंदर नहीं होता है, मिरर के पीछे होता है। क्लियर है बात? तो इसका आंसर है बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द क्वेश्चन इज अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर सच दैट इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। एंगल आई दे रखा है 30 डिग्री। अब आपको मालूम है एंगल आई कौन सा होता है? जो बनता है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं तो कुछ ऐसे करके बनेगी। ये एंगल आई है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है। ये एंगल आर है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है। ठीक है, यहां पर आपका क्या है? इंसिडेंट पॉइंट है जिस पर कोई रे आके इंसिडेंट होती है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये इन्होंने दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है? आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। बोल रहे हैं व्हाट एंगल डज द रिफ्लेक्टेड रे मेक विद द मिरर सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे मिरर सरफेस के साथ क्या एंगल बना रही है, ये हमें फाइंड करना है, ये वाला। तो बहुत ही सिंपल है भाई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। तो एंगल आर भी कितना हो गया? 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री हो गया। लेकिन ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री का। अब ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 30, तो ये कितना बचा? 90 माइनस 30। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर सरफेस इज इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये? 60 डिग्री। क्लियर हो गई? इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पर आ जाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज। अब ये आपके क्या है? ये आपके शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो एक एक लाइन के या एक एक वर्ड्स के थे, ये थोड़े से 2 या 3 लाइन में जाएंगे। तो वो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी ऑब्टेन रियल इमेज एट द व्हाइट स्क्रीन वाइल द वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन एट द व्हाइट स्क्रीन। मतलब कि रियल इमेज को हम व्हाइट स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं लेकिन वर्चुअल इमेज को नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? आगे आ जाइए। एग्जाम्पल भी है, जैसे व्हाइट स्क्रीन पे सिनेमा, जैसे हम लोग थिएटर देखने जाते हैं, मूवीज वगैरह देखने जाते हैं, तो वहां पर जो आपको व्हाइट स्क्रीन होता है, व्हाइट स्क्रीन पर जो आपको इमेज मिलता है वो कैसा होता है? रियल इमेज होता है। जबकि अगर आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो मिरर में आपको इमेज मिलता है वो वर्चुअल इमेज होता है, रियल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटर एफ इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। ठीक है, हाउ वुड इट इमेज लुक व्हेन सीन इन द प्लेन मिरर। बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। एक लेटर है एफ, ये लेटर प्लेन मिरर अगर लगा दिया जाए तो प्लेन मिरर में ये कैसे दिखाई देगा? तो प्लेन मिरर में आपको ये ऐसा दिखाई देगा। अगर प्लेन मिरर यहां लगा है तो अगर आप उसी प्लेन मिरर को नीचे की तरफ लगा दोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा?
ऐसा दिखाई देगा। अगर आप उसी प्लेन मिरर को इसके पीछे की तरफ लगा दोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और अगर आप उसी प्लेन मिरर को इसके ऊपर की तरफ लगा दोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर पर डिपेंड करता है कि प्लेन मिरर आपने कैसा रखा हुआ है। तो इसके आंसर, ये भी इसका आंसर हो गया। वैसे तो आपको यही लगाना है इसका आंसर, लेकिन आंसर इसके कई सारे मल्टीपल बन रहे हैं, वो पोजीशन पर डिपेंड करता है। बी है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमिनॉन इन्वॉल्व। तो इसको क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। क्लियर है, कुछ है नहीं इसमें, पूछ लेता है तो मैंने बता दिया। कभी कभी मल्टीपल पूछ लेता है, जैसे आपसे रेड पूछ लेगा, आपसे एम्बुलेंस लिखवाएगा कि आप अगर एम्बुलेंस मिरर में देखोगे तो मिरर में कैसा एम्बुलेंस दिखाई देता है, तो वो सारी चीजें पूछेगा, ठीक है। अगर रेड लिखा हुआ है तो रेड आपको मिरर में कैसे दिखाई देगा, तो आप मिरर को यहां लगाएंगे, बना दो भाई रेड, ऐसा दिखाई देगा। इसका लिटिल इन्वर्जन ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा और इसका ऐसा होगा, ठीक है। क्लियर है बात, कुछ है नहीं इसमें। अब एम्बुलेंस का पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने एम्बुलेंस लिखा, अब ये एम्बुलेंस आपको मिरर में कैसा दिखाई देगा। जैसे मान लो यहां पर मिरर है तो कैसा दिखाई देगा, यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले तो ई को बनाएंगे ऐसे करके, फिर सी को बनाएंगे ऐसे करके, फिर एन बनाएंगे ऐसे करके, नहीं एन बनाएंगे ऐसे करके, ए ऐसा ही रहेगा, एल ऐसा रहेगा, यू सेम रहेगा, बी ऐसा बनेगा, एम सेम रहेगा और ए ऐसे। तो मिरर में एम्बुलेंस ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये पूछ लेता है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछ सकता है कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व है, तो लेटरल इन्वर्जन फिनोमेना इन्वॉल्व है इसमें। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एट अ फोटोग्राफ ऑफ योर फेस एंड लुकिंग एट योरसेल्फ इन द प्लेन मिरर। तो बहुत ही सिंपल है, एक आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, जैसे मेरे हाथ में फोटोग्राफ है, मैं फोटोग्राफ देख रहा हूं, और एक मैं खुद को मिरर में देख रहा हूं। तो मिरर में मैं खुद को देख रहा हूं, तो वो जो इमेज मुझे मिल रहा है वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वो मिरर के बिहाइंड बन रहा है। लेकिन फोटोग्राफ में अगर मैं आपको देख रहा हूं, तो फोटोग्राफ को आप देखें तो क्या है, एक सिनेमा स्क्रीन की तरह ही तो है, व्हाइट जो भी है, मतलब एक सिनेमा स्क्रीन की तरह है। तो उस पर अगर मैं अपने आप को देख रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, रियल इमेज देख रहा हूं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, एक तो ये चीज है। अच्छा, दूसरा, जैसे एक और बता दूं आपको, अगर पहचानने के लिए जानना है रियल और वर्चुअल, तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई फोटो है, तो आप उस फोटो को टच करेंगे तो आप अपने इमेज को टच कर सकते हैं। लेकिन मिरर के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप मिरर में अपनी इमेज को टच करने जाओगे तो आप मिरर को टच कर लोगे, ठीक है, या आप उंगली लगाओ तो उस उंगली को तो टच कर लोगे आप, लेकिन आपको जो इमेज बन रहा है उसको टच नहीं कर पाओगे कभी भी। आप किसको टच कर लोगे, मिरर को टच कर लोगे। तो ऐसे भी आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब एग्जाम में मत लिखना ये, लेकिन मैंने एक तरीका बता दिया कि आप उसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। या फिर वो जो इमेज है वो आगे बन रही हो, मिरर के आगे बन रही हो, तब भी वो रियल हो सकती है। लेकिन अगर वो बिहाइंड द मिरर पहुंचेगी तो वो वर्चुअल हो जाएगी। एट द मिरर रहेगी तो एट द मिरर तो है ही नहीं, कोई सीन ही नहीं है एट द मिरर बनने का, ठीक है ना। तो या तो पीछे बनेगी या आगे बनेगी। मिरर के केस में जो आगे बनेगी वो रियल होगी, जो पीछे बनेगी वो वर्चुअल होगी। बाकी जो सिनेमा स्क्रीन पे बन रही वो तो रियल है ही। क्लियर हो गई बात, आगे आ जाइए। आगे है, अ वॉल रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड द मिरर ऑल्सो रिफ्लेक्ट द लाइट्स। व्हाट डिफरेंस इज देयर इन अ वे दे रिफ्लेक्ट द लाइट। चलिए, तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक मिरर है, वो मिरर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और एक वॉल है, वॉल भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में मेजर डिफरेंस समझ लीजिए। मान लो ये प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर, और ये मान लीजिए वॉल है, क्या है, वॉल है, ठीक है। वॉल के उधर भी लाइट नहीं जा सकती है, तो इसको भी हम ऐसे ही बना देते हैं। ये आपका प्लेन मिरर है और ये आपकी वॉल है। प्लेन मिरर का जो सरफेस है वो कैसा है, शाइनी है और स्मूथ है। लेकिन जो वॉल का जो सरफेस है वो कैसा है, रफ है और डल है। पहली चीज।
अगर आप इसको जूम करेंगे या आपके घर में, वैसे तो मैंने देखा है पेंट करते हैं अच्छा, लेकिन फिर भी आप अगर उस पर ऐसे हाथ वगैरह आप देखेंगे चला के, तो आपको मालूम पड़ेगा उस पर हल्के हल्के से पॉर्स होते हैं, कुछ उसमें क्या नाम है, वल्ग होते हैं, वल्ग आउट होते हैं, बाहर को निकले हुए होते हैं। तो अगर मैं इसको जूम करके देखूंगा तो ये मुझे प्लेन ना दिखाई दे के कैसा दिखाई देगा, और होता भी ऐसा ही है, ये कुछ इस तरीके से होता है जो वॉल होती है। लेकिन जो प्लेन मिरर होता है उसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ और होता है, शाइनी होता है। तो अब मान लीजिए यहां से लाइट आ रही है, अब लाइट रेज है, तो लाइट रेज ये कैसी होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के, कैसी होंगी, पैरेलल। अब ये पैरेलल ही इंसिडेंट हो रही थी। आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई और एक ऐसे गई। अब जो इंसिडेंट बीम था वो भी पैरेलल था, जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो भी पैरेलल है। जैसा रिफ्लेक्टेड बीम आ रहा है वैसा ही, सॉरी, जैसा इंसिडेंट बीम है वैसा ही रिफ्लेक्टेड बीम है। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होगा उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जो प्लेन मिरर से जो हमें रिफ्लेक्शन मिलता है वो कैसा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। वही इसकी बात करें, अब देखिए बीम ऑफ लाइट जो इंसिडेंट है वो तो पैरेलल ही होगा, कैसा होगा, पैरेलल होगा। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद में हो सकता है कोई ऐसे करके चला जाए, कोई इधर को चला जाए और कोई ऐसे करके चला जाए। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल बीम नहीं होता है, ये क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है। इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये फर्क है, जब भी आपको प्लेन मिरर से कोई भी रिफ्लेक्शन मिलेगा तो वो कैसा होगा, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और जो आपको वॉल से या किसी भी रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा मिलेगा वो कैसा होगा, डिफ्यूज होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमें जो रिफ्लेक्शन चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब अगर ऐसा होता तो इस वाली वॉल में मुझे अपना चेहरा दिखाई देता, उस वाली वॉल में भी दिखाई देता, ये नीचे सामान रखा हुआ है इन सब, अब मेरी जो चेयर रखी है चेयर में ही मुझे अपना चेहरा दिखाई देता अगर इमेज बन पाती तो। नहीं, लेकिन चेहरा मुझे अपना किस में दिखाई देगा, मिरर में ही दिखाई देगा, या कोई शाइनी सरफेस होगा उसमें दिखाई देगा। इतना शाइनी हो कि मुझे उसमें अपना चेहरा दिख जाए, जैसे ऐड वगैरह आते थाली में अपना चेहरा दिख जाता है, इतनी सफाई है, बिम बाहर इतना साफ करता है कि अपना चेहरा दिख जाता है। हाँ, जो थाली होती है, कुछ बर्तन होते हैं, इनमें अपना चेहरा दिखाई दे सकता है, क्योंकि क्या होता है, वहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, what is the difference between the regular reflection of light and the diffuse reflection of light? What type of the reflection of light takes place from? अब रेगुलर और डिफ्यूज में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। इसमें जो इंसिडेंट बीम होगा वो भी पैरेलल होगा और जो रिफ्लेक्टेड बीम होगा वो भी पैरेलल होगा। किसमें, रेगुलर वाले में। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट बीम होगा वो तो पैरेलल होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड बीम होगा वो पैरेलल नहीं होगा। यही फर्क है। अब वो बोल रहा है कि किस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि एक सिनेमा स्क्रीन है, सिनेमा स्क्रीन से जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि सिनेमा स्क्रीन जो होती है ना ही वो इतनी शाइनी होती है और ना ही इतनी स्मूथ होती है, तो कैसा हो गया, डिफ्यूज हो गया। दूसरा है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अगला है कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से भी जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, डिफ्यूज होगा। ठीक है, जिसमें हमें अपनी इमेज दिखाई दे जाए वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रही है, बाकी उसके अलावा जितने भी रिफ्लेक्शन है वो सारे कैसे हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। ये बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और है इसमें, स्टिल वाटर सरफेस ऑफ द लेक। अब लेक का जो वाटर है वो स्टिल है, रुका हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, हम अपना मुंह उसमें
देख पाएंगे। बहुत सी मूवीज में होता है, हॉरर मूवीज में ऐसा, वो लेक में अपना चेहरा देखता है और चेहरा दिखाई देता है, पता नीचे से कुछ हाथी निकल आ रहा है, चुड़ैल पकड़ ले रही है ना, कोई भूत पकड़ ले रहा है ना। तो बहुत सारी चीजें मिरर में देख रहा है, वो मिरर में भी होता है। तो ये कैसा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। स्टिल वाटर से, जो फ्लोइंग वाटर होगा उसमें नहीं दिखाई देता है चेहरा, उसमें साफ नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है या बिगड़ जाता है बार बार, तो वहां से नहीं होगा, ठीक है, वहां से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही होगा। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू सी इन द कंप्लीटली डार्क रूम इफ यू स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब इन दिस डार्क रूम एज अ लाइट सोर्स, एक्सप्लेन हाउ यू कुड सी। मान लीजिए रूम है, इसको मैं डार्क कर दूं, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो पहले वाले का तो आंसर हो गया नथिंग, हम कुछ नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर मैंने बल्ब ऑन किया, अब अगर बल्ब ऑन किया तो उस बल्ब को मैं क्यों देख पा रहा हूं, और एक मार्कर है मेरे हाथ में, इस मार्कर को मैं क्यों देख पा रहा हूं। यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, द ऑब्जेक्ट दैट हैज इट्स ओन लाइट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट है वो ल्यूमिनियस है, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट नहीं है वो नॉन ल्यूमिनियस है। जैसे कि ये एलईडी जो जल रही है, या जो बल्ब जल रहा है, या जो रिंग लाइट नीचे जल रही है, ये जितनी भी लाइट हैं, चाहे कोई कैंडल हो, चाहे कोई टॉर्च हो, चाहे मोबाइल की फ्लैश हो, चाहे मोबाइल की डिस्प्ले आप देख रहे हो उसमें लाइट होती है, ये सब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बल्ब को ऑन किया, मैं उसको क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि उससे निकलने वाली रेज, लाइट सोर्स से निकलने वाली रेज मेरी आंखों के अंदर जा रही हैं, तो मुझे वो दिखाई दे रहा है बल्ब, ठीक है। अब ये मार्कर मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, इसकी तो अपनी खुद की लाइट है नहीं, कोई बात नहीं, मत होने दो। वो जो लाइट सोर्स है उससे कुछ रेज निकल रही हैं, वो इस तक जा रही हैं और इससे रिफ्लेक्ट हो रही हैं हर डायरेक्शन में, लेकिन मेरी आंखों तक भी तो आ रही हैं, तो मेरी आंखों के अंदर जा रही, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करके मेरी आंखों तक भेज रहा है, इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है। और बल्ब की खुद की लाइट है, वहां से लाइट रेस निकल के मेरी आंखों तक आ रही, तो वो मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया, आप आराम से लिख दोगे। आगे आ जाए, हाँ, तो इसमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, पीस ऑफ व्हाइट पेपर दे रखा है। तो पीस ऑफ व्हाइट पेपर भी वही सेम चीज है, मार्कर की जगह आप पीस ऑफ व्हाइट पेपर कर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप आराम से लिख लोगे। क्यों, क्या जो बल्ब है वो इमिटिंग लाइट को इमिट कर रहा है, तो इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है, और ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है। बस सिंपल आंसर है इसका। नेक्स्ट पे आ जाइए, अ बॉय विद अ माउथ 5 सेंटीमीटर वाइड स्टैंड 2 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, वेयर इज हिज इमेज एंड हाउ वाइड द इमेज ऑफ हिज माउथ। सिंपल है, बहुत है नहीं हार्ड कोई। ये कोई प्लेन मिरर है, एक आदमी है, ठीक है। ये डोनाल्ड ट्रंप का मुंह लग रहा है मुझे तो। चलिए, तो ये ऐसे करके इसका हमने माउथ बना दिया। इसका जो माउथ है उसकी जो वाइडनेस है, मतलब जो चौड़ाई है, वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, कितनी है ये, 5 सेंटीमीटर। वैसे तो बाइड में दे रखा है, लेकिन बाइड में कैसे दिखाऊं, तो हम ऐसे ही ले ले रहे हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और ये कितना दूर है, 2 मीटर दूर है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा कितना, 2 मीटर दूर। और इसका जो माउथ होगा उसकी हाइट भी सेम होगी, कितना वाइड है वो भी सेम होगा, क्योंकि सेम साइज का बनता है प्लेन मिरर से बना हुआ इमेज। प्रॉपर्टीज पूछता है, ठीक है, तो वही है, तो सेम साइज का बनेगा। अगर यहां पर 5 मीटर वाइड है तो यहां भी 5 मीटर वाइड बनेगा। अगर 5 सेंटीमीटर हाइट है तो यहां भी 5 सेंटीमीटर हाइट होगी। 2 मीटर के डिस्टेंस पे तो अंदर भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस। हाँ, इस ऑब्जेक्ट की और इस इमेज की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 मीटर होगी, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 मीटर प्लस 2 मीटर। क्लियर है बात। आगे क्या बोल रहा है, अ बॉय वॉक्स टुवर्ड द मिरर एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। अब मान लीजिए ये आदमी साहब चलने लगा मिरर की तरफ, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चलने लगा, मिरर की तरफ जा रहा है। एट व्हाट स्पीड डज हिज इमेज अप्रोचेस हिम। अब इसकी इमेज जो है वो कितनी स्पीड से इसको अपनी तरफ आती दिखाई देगी, तो साहब ये भी बढ़ेगी, ये 1 मीटर पर सेकेंड और ये दोनों ऐड हो जाएंगी 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है रिलेटिव वेलोसिटी का। असल में रिलेटिव वेलोसिटी आपकी 11th क्लास में, आपकी क्लास में है नहीं, है क्या,
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड माइनस होती है, ज्यादा वाले से कम वाली माइनस हो जाएगी। अब जैसे ये है 1 मीटर से ये आ रहा है इधर, और 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आ रहा है, और 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आते हुए दिखाई देंगे। वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हुआ है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराया था, आपको दोबारा से करा दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे आ जाइए। आगे है एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स हैज बीन प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, ड्रॉ अ लेवल रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो वैसे तो मैंने आपको कराया है कैसे बनता है क्या है, लेकिन एक बार बता दे रहा हूं, सिंपल है, कुछ है नहीं। ये कोई प्लेन मिरर ले लेंगे आप, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इस मिरर का इमेज इस मार्कर का इमेज मिरर में कैसे बनता है वो हमें बताना है। एक्सटेंडेड इमेज का, पॉइंट इमेज का भी मैंने बताया है, एक्सटेंडेड का बता रहा हूं, पूछता है एग्जाम में इसलिए बता रहा हूं, फिर से समझ लो। मान लीजिए ये हमारा जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से है, तो इससे एक रे तो ऐसे करके सीधी जाएगी, एक रे ऐसे करके सीधी जाएगी। ये नॉर्मली जा रही है तो नॉर्मली ये उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। भाई ये नॉर्मली तो जा रही है, मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो नॉर्मली जा रही है, ये वापस आ जाएगी। एक ऐसे करके जाएगी और एक ऐसे करके जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे चली जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे चली जाएगी। इसको अगर हम वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ा लें, इसको भी वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ा लें, ठीक है। अब वैसे तो ये जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चलेगी, लेकिन इसको भी हम वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ा लें और इस वाली को हम वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ा लें, तो जहां पर ये वर्चुअल इमेज कट करेंगे लाइन, वहां पर हमारा क्या मिलेगा, इसका इमेज मिलेगा। ये है। अब जैसे एक रे ऐसे करके आके ऐसे गई थी, तो यहां पर आपको क्या करना है, ये आई है और ये आर है। ऐसे यहां पर भी आपको यहां पर एक आई मिलेगा और एक आर मिलेगा। ये आई इज इक्वल टू आर होगा, ये आई इज इक्वल टू आर होगा। तो असल में जो ये वाली जो रे आ रही थी, ये रिफ्लेक्शन के बाद जो जा रही है, उस रिफ्लेक्शन वाली को हमने वर्चुअली आगे बढ़ा लिया इधर की तरफ, इसको इधर बढ़ा लिया, ऐसे इसको इधर बढ़ा लिया और इसको इधर बढ़ा लिया। तो ये आपका क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसकी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। वैसे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हर साइड में, हर डायरेक्शन में अपनी जो रेज होंगी उनको क्या करेगा, इमिट करेगा, लेकिन हमें सिर्फ दो ही चाहिए होती हैं। दो हमने इस पॉइंट से ले ली और दो हमने इस पॉइंट पे ले ली, उसी से हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया है पिछली वाली क्लास में, आप देख लीजिए जा करके, ठीक है। आगे आ जाइए। आगे बोल रहा है स्टेट द यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर। तो मैंने इसके बहुत सारे यूजेस बताए थे लास्ट वीडियो में, एक बार दोबारा बता देता हूं। सबसे पहला जो इसका यूज हम बताते हैं वो बताते हैं पेरिस्कोप्स बनाने में, ठीक है। पेरिस्कोप्स क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक सबमरीन के अंदर बैठा हुआ हूं जो पानी के अंदर डूबी हुई है, यहां पर क्या गतिविधि हो रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है मुझे देखनी है। तो मैं कैसे देखूंगा, पानी के अंदर से मैं क्या करूंगा, एक पाइपलाइन ऐसे करके होगी मेरे पास, मतलब एक पूरा इंस्ट्रूमेंट बना होगा, मैं उसको समझा रहा हूं बस। तो मान लो मैं यहां बैठा हुआ हूं, अगर मैं कैसे भी इस पाइप की हेल्प से देख पाऊं तो मुझे यहाँ की एक्टिविटी दिखेगी। क्या होगा, इसको मैं जूम करके बना रहा हूं, मुझे यहां से देखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक क्या लगाऊंगा, मिरर लगाऊंगा। जब मैं इस मिरर में देखूंगा तो मुझे यहां की चीज दिखाई देगी, एक मिरर में यहां पे लगा दूंगा। अब जैसे ही यहां पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से क्या होगी, एक रे ऐसे करके आएगी, वो यहां लगेगी, जाके यहां से रिफ्लेक्स होगी 90 डिग्री पे, वो यहां आ जाएगी और यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी, मेरी आंखों में जाएगी। अब मुझे ये चीज दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बस यही पेरिस्कोप है। इस पेरिस्कोप का यूज ऐसे ही किया जाता है। बंकर में आप बैठो, बंकर से आपको बाहर की एक्टिविटी देखनी तब इसका यूज होता है, सबमरीन पे करनी तब इसका यूज होता है। आप जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, मैंने यहाँ पे मान लीजिए भगवान बुद्ध की मान लो मूर्ति लगा रखी है, यहाँ रख रखी है, मैं चाहता हूँ उनकी यहाँ पर सूरज की चमक पड़े, तो मैं इस तरीके से पेरिस्कोप बनाऊंगा कि वो रिफ्लेक्ट होके जो चमक होगी वो उनके माथे पर आकर गिरेगी। तो ये भी पेरिस्कोप से होता है, ठीक है। सेकेंड है टू सी आवर सेल्फ। तो ये तो आपको पता ही है, खुद को देखने में, ठीक है, मिरर में खुद को देखते हैं। थर्ड है
एट ब्लाइंड टर्न पर। जैसे क्या, मान लीजिए एक रोड ऐसे करके जा रहा था और फिर अचानक से ऐसे करके मुड़ा ये रोड। अब यहाँ हर जगह घर बने हुए हैं, यहाँ भी घर बने हुए हैं, यहाँ भी घर बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। अब जो यहाँ से आ रहा होगा वो तो इधर का नहीं देख पाएगा, जो यहाँ से आ रहा होगा वो इधर का नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर क्या, अब जैसे ये ऐसे करके आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, जैसे ये भी आगे बढ़ रहा है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। उस एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक मिरर लगा देंगे। अब ये भाई साहब जो हैं वो इस मिरर में इनको देख पाएंगे और ये वाले भाई साहब इस मिरर में इनको देख पाएंगे, और दोनों को पता चल जाएगा कि कोई ना कोई वहां से कोई सवारी आ रही है, कोई व्हीकल आ रहा है, हमें उससे क्या करना है, बचना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, जैसे डेकोरेशन में यूज होता है। मान लीजिए आपके पास कोई मिरर है, वो मिरर नीचे गिर के टूट गया, आपने उसके टुकड़ों को क्या करा, सेफ्टी के साथ उठा लिया, नहीं तो हाथ कटेगा। उठा के आपने उसको चिपका दिया, कोई अच्छी सी आर्ट बना ली, उसके अंदर चिपका दिया। मान लीजिए कोई राधा और कृष्ण की पेंटिंग बना रखी है, उस पेंटिंग में राधा का जो लहंगा था उस लहंगे पे चिपका दिए, तो डेकोरेशन का सामान भी उससे बन सकता है। बहुत सारे यूज हैं, 4 यूज मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीन्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म यूज इन द स्टडी ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द ड्रॉइंग अ लेवल डायग्राम। तो सबसे पहले तो इसने बोला है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, उसके बारे में बताना है। फिर उसने कुछ छोटे छोटे टर्म्स पूछे, उन टर्म्स के बारे में बताना है। जैसे इंसिडेंट रे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना इन विच अ रे सेंडिंग बैक बाय द सरफेस, इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और आपको पता भी है, मैंने आपको पढ़ाया है, दोबारा बता देता हूं। ये कोई सरफेस है, कोई लाइट रे ऐसे करके आई, इस लाइट रे को सेंडिंग बैक, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में इसको क्या कर दिया? बैक कर दिया गया। बस यही क्या है? रिफ्लेक्शन है। ठीक है, उसके बाद में लेवल डायग्राम। तो आपको ये लेवल डायग्राम ऐसे बना देना है। ये आपको कोई मिरर सरफेस ले लेना है, MOM'। ये आपकी नॉर्मल हो गई, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये आपका I एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये आपका R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, और जब मिरर बनाएंगे तो आप इस तरीके से इस पर क्या कर देंगे? एक साइड पे कोटिंग कर देंगे या पेंट कर देंगे। ठीक है, सिल्वर कोटिंग के बाद इस पर पेंट कर दिया जाता है। तो ये आपका क्या है? ये लेवल डायग्राम है और इसकी जो क्या लिखना लाइन वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें वो छोटी छोटी टर्म्स पूछ रहा है, जैसे इंसिडेंट रे क्या है? तो इंसिडेंट रे क्या है? द इंसिडेंट रे इज द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द मिरर, यही तो है। ठीक है, तो ऑन द सरफेस, मिरर नहीं सरफेस लिखो। ये आपकी क्या है? ये आपकी है इंसिडेंट रे। ठीक, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे पूछ रहा है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? A point at which light ray falls, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। क्या है ये? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, सेकंड। थर्ड नंबर पे वो क्या पूछ रहा है? नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है? अ लाइन विच मेक्स राइट एंगल विद द सरफेस। भाई यही तो आपकी नॉर्मल है, और जो नॉर्मल लाइन होती है सरफेस का कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट वो पूछ रहा है रिफ्लेक्टेड रे। तो लिखेंगे द लाइट रे विच सेंडिंग बैक बाय द सरफेस। फिफ्थ ये है, ये रिफ्लेक्टेड रे है जिसको सरफेस ने बैक भेज दिया है। जिस एंगल आई एंगल पे आई थी और R एंगल से इसको क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 6 नंबर पे पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लिखेंगे एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल।
ये आपको पता ही है, ठीक है, क्लियर हो गई। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, कितने मार्क्स में है ये? अब इसमें 6 पॉइंट तो इसने ये पूछे, तो एक मार्क्स के तो ये पॉइंट हो गए। उसके बाद में अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछा, 1 मार्क्स का वो हो गया, और एक फिगर 1 मार्क्स का, तो टोटल 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। देखिए कितना जरा सा क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर होगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस with the help of the labeled ray diagram. Mark the angle of incidence and angle of reflection clearly on the diagram. If the angle of reflection is 47.5 degree, what will be the angle of incidence? तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए दो, ये मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बताया, फिर भी बता दे रहा हूं दोबारा से। पहला लॉ है, जैसे आप, मैं यहां फिगर बना दे रहा हूं दोबारा से, ये कोई सरफेस है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये वाली आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल आई है, ये आर है, ये नॉर्मल है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, ये सेम प्लेन में होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन। सेकंड होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दोनों लॉ बता दिए। उसके बाद में बोल रहा है कि लेवल डायग्राम है, तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है और ये आपको समझा देना है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ द लेवल रे डायग्राम डिस्क्राइब हाउ अ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ इट, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो ये तो मैंने आपको कराया है, मैं इसकी फिगर बता दे रहा हूं, बाकी मैंने आपको कराया है मेरी पिछली क्लासेस में, आप जाके देख लीजिए। सेकंड क्लास में देखिए आप, सेकंड क्लास में ये आपको कराया है मैंने। मैं इसकी फिगर आपको बता देता हूं। मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, यहां पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहां से इसको कोई देखना चाह रहा है, तो यहां से एक रे ऐसे करके जाएगी जो रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके जाएगी, एक रे ऐसे करके जाएगी जो रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके जाएगी। ये पैरेलल नहीं जाएंगी, ध्यान रखना, ठीक है, ये दोनों रे पैरेलल नहीं जाएंगी। ये यहां पर कोई आंख है, ये देखना चाह रहा है। अब ये पॉइंट है, इस वाली रे को थोड़ा आगे बढ़ा दो ऐसे करके, और इसको वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ा दो। ये जहां पे कट करेंगी दोनों जाके, वहीं पर क्या बनेगी? इसकी इमेज बनेगी। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। बहुत सिंपल है। एक रे ये थी, इसका आई और ये इसका आर है। दूसरी रे ये वाली आई थी, सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाली रे है, ये सेकंड वाली रे है। ये इसका आई और ये इसका आर है। ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके गई और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके गई। तो ये आपका क्या बन गया? पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। किससे? प्लेन मिरर से। क्लियर है बात? ठीक है, बाकी इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ, आप मेरी पिछली क्लास पे चले जाइए, वहां देख लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। उसके बाद में पूछ रहा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो सबसे पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी कि ये जो इमेज होगी ये कैसी होगी? वर्चुअल होगी। दूसरी, सेम साइड अप होगी। सेम साइड अप का मतलब है कि अगर मार्कर इस तरीके से तो इसका इमेज भी इस तरीके से बनेगा, अगर मार्कर इस तरीके से तो इसका इमेज इस तरीके से ही बनेगा। सेम साइड अप, जो साइड इसकी अप है ऑब्जेक्ट की, वही साइड इमेज की अप होगी। तीसरी है बिहाइंड द मिरर
फोर्थ है सेम साइज, ठीक है। फिफ्थ है एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर दैट ऑफ इमेज, दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इमेज वर्चुअल होगा, सेम साइड अप होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, सेम साइज का होगा, ठीक है। ये सेम साइड अप है और ये सेम साइज है। अगला है एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर से इमेज भी पीछे की तरफ बनेगी। सेम साइड अप जो है, इसके लिए हम एक दूसरा टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सेम साइड अप। तो आप यहाँ ये लिख दीजिए, चाहे आप ये लिख दीजिए, आपके दोनों सही हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई दो बोथ अ प्लेन मिरर एंड द शीट ऑफ द पेपर रिफ्लेक्ट लाइट बट वी कैन सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन द प्लेन मिरर बट नॉट इन द शीट ऑफ पेपर। तो ये मैंने आपको बताया था, अभी बताया पीछे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम ही फॉल होता है सरफेस पे और पैरेलल बीम ही रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें इमेज दिखाई देता है। लेकिन जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसमें बीम तो पैरेलल आता है सरफेस तक, लेकिन सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद में वो बीम पैरेलल नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसी वजह से प्लेन मिरर में अपना इमेज देख पाते हैं और पेपर शीट में अपना इमेज हम नहीं देख पाते, जबकि दोनों ही सरफेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है द इमेज इन द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड। व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन। अब इस स्टेटमेंट के क्या मतलब है, तो इसका मीनिंग ये है कि जो प्लेन मिरर होता है उससे जो हमको इमेज मिलता है वो असल में वर्चुअल होता है, क्योंकि हम उसको वाइट स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। वी कांट ऑब्टेन एट द वाइट स्क्रीन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। दिस मीन्स दैट दिस इज द वर्चुअल इमेज। एंड लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है रिवर्स साइड वाइज। मीन्स आप मुझे देख पा रहे हैं, अगर मैं आपके अकॉर्डिंग, मेरा अभी लेफ्ट हैंड जो है, मैंने जो है लेफ्ट हैंड खोल रखा है, लेकिन ये असल में लेफ्ट नहीं है, ये राइट हैंड है। आपको लेफ्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि लिटरली इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो वही सेम चीज होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स साइड वाइज। मेरा राइट आपको लेफ्ट दिखाई देगा और मेरा लेफ्ट आपको राइट दिखाई देगा। अगर मैं खुद को मिरर में देखूंगा तो मेरा जो लेफ्ट है वो मुझे राइट दिखाई देगा और मेरा जो राइट है वो मुझे लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स साइड वाइज। साइड वाइज बोलना सही नहीं है, साइड बेस बोल सकते हैं, साइड बेस, ठीक है, सॉरी, साइड बेस होगा। आगे आ जाइए। आगे है राइट ऑल द कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट विच लुक्स एट द सेम इन प्लेन मिरर। तो बहुत ही सिंपल है, हमें वो सारे अल्फाबेट बताने हैं जो मिरर में सेम दिखाई देंगे। तो सबसे पहले ए को आप इधर देखोगे तो ए ही दिखाई देगा। एच सेम दिखाई देगा मिरर में। आई सेम दिखाई देगा मिरर में। एम सेम दिखाई देगा मिरर में। ओ सेम दिखाई देगा मिरर में। टी सेम दिखाई देगा मिरर में। यू वी डब्ल्यू एक्स ये सारे के सारे सेम दिखाई देंगे मिरर में। देख लो, मैं बनाता चला जा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं और कोई होगा, अगर छूट गया है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब आ जाइए एमसीक्यूज पर। पहला एमसीक्यूज आपके सामने है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशन, नेवर। तो इसका तो ऑलवेज होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के हमेशा इक्वल होता है, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। चाहे आप कैसा भी सरफेस ले लो, अगर आप रफ सरफेस भी लोगे तब भी जो है वो इक्वल ही होगा। क्लियर है बात, कैसे इक्वल होगा समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने एक सरफेस ऐसे करके लिया, अब मान लो यहां पर मैंने ये लिया पॉइंट, अब जैसे ऐसे करके लाइट आई, जब वो यहां पर फॉल होगी तो ऐसे करके जाएगी। अब अगर आप यहां पर 90 डिग्री बनाओगे
अब अगर आप यहाँ पर 90 डिग्री बनाओगे तो वो हमेशा क्या होगा, इक्वल ही एंगल मिलेगा, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है, नॉर्मल लाइन पे। नॉर्मल लाइन हमेशा जो है राइट एंगल पे बनाओगे तो उस हिसाब से आपको हमेशा ये इक्वल ही मिलेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज इक्वल होता है, चाहे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा हो चाहे फिर आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा हो, दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे। आगे आ जाइए। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे बी। अब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर 30 है, यानी कि ये मिरर सरफेस है, ठीक, ये वाला एंगल हमें 30 डिग्री रखा है, ये 30 है तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 90 माइनस 30, बताया था 60 हो जाएगा। ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या पूछ रहा है, वो द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, तो इंसिडेंट रे इसके और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आ जाइए। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस। ये कोई मिरर सरफेस है, जो इंसिडेंट रे है वो इस तरीके से आ रही है कि सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि इस बार जो इंसिडेंट रे है वो किसके अलोंग है, नॉर्मल के अलोंग है। चलिए, बोल रहा है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अब ये क्या है, ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अच्छा, नॉर्मल के अलोंग है तो नॉर्मल के साथ कितना डिग्री बनाएगी, 0 डिग्री। यहां पर इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री नहीं है, ध्यान से समझना। सरफेस एंड इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको हम इंसिडेंट एंगल नहीं बोलते, किसको बोलते हैं हम, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, पता चला आप 90 डिग्री लगा दो। ये जो नॉर्मल के अलोंग जो लाइन आती है, लाइट रे आती है, वो इंसिडेंस एंगल कितना बनाती है, 0 डिग्री बनाती है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनाती है, 0 डिग्री बनाती है, ठीक है। कभी 90 लगा दो गलती से, ध्यान रखना। आगे है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल, रियल, डायमिनाइज्ड, अपसाइड डाउन। नहीं, इसका आंसर होगा वर्चुअल। रियल तो बना ही नहीं सकती, डायमिनाइज मतलब छोटा, छोटा नहीं सेम साइज का बनता है। अपसाइड डाउन मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी बनेगी, नहीं, प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता। अभी बताया था अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगी, ऐसी नहीं बनेगी। तो इसका होगा वर्चुअल आंसर। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल, पहला वाला ऑप्शन देख रहे हैं, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, इनलार्ज नहीं बनती है, बड़ी नहीं बनेगी, सेम बनेगी। सेकंड पे आ जाइए, वर्चुअल ठीक है, बिहाइंड द मिरर ठीक है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, बस इसका बी वाला ही सही लग रहा है मुझे। बाकी आगे देख लीजिए, रियल नहीं, रियल नहीं बनती है, और डी वाले में भी रियल है तो वो भी गलत हो गया, तो इसका बी आंसर सही हो गया। अब एक क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा और ये बोल रहे हैं कि अगर आप इसको प्लेन मिरर में देखोगे तो आपको असल में कितना टाइम दिखाई देगा। पहले समझ लीजिए, इस टाइप का कोई बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप का बना हुआ है। इसमें जो बना हुआ है असल में एक ऐसे करके बनी हुई है, एक ऐसे करके बनी हुई है यहाँ पर, और दूसरी जो बनी हुई है वो आपकी बनी हुई है यहाँ पर। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम इसको मिरर में देखें तो एक्चुअल में हमें, जैसे यहां पर अभी कितना टाइम हो रहा है, देखो ये 12, 1, 2 एंड 35, 2:35 हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको मिरर में देखूं तो मुझे कितना टाइम दिखाई देगा। अब देखो मिरर में मैं इसको जब देखूंगा तो मान लीजिए मैं यहां पर, ये 2:35 है इस समय, मैंने यहां पर मिरर लगा दिया। अब मिरर में जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये ऐसे करके होगी, ये ऐसे करके, और ये वाली ऐसे करके, तो कितना हो, देखो यहां पर 9, तो ये 9 से ऊपर हो गया तो 9। अच्छा, यहां पर कितना होता है 30, और यहां पर कितना होता है 25, तो कितना होगा 925। कितना दिखाई देगा मुझे, 925 दिखाई देगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपके वेरी शॉर्ट,
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और आपके एमसीक्यूज, ये मैंने कवर करा दिए। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन थे ये आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थे। ठीक है, अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं रिफ्लेक्शन में, अभी तो हमने क्या है सिर्फ इसका बेसिक क्वेश्चन देखे, ये सब बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी जो इसके आगे के जो टॉपिक है, अब जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो मिरर वाला टॉपिक आएगा। अब हम मिरर पढ़ेंगे, ये तो प्लेन मिरर पढ़ रहे थे, अब हम स्फेरिकल मिरर वगैरह पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कजन्स दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि मैं रात में वीडियो बनाता हूं, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो तक आपको शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट एंड सत श्री अकाल, बेस्ट ऑफ लक।